अस्सलामुअलैकुम। मैं इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज लेकर के आए हैं एक अफ़साना। और ये अफ़साना मैंने अख़ज़ किया है किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाज़ुर में। मुरत्तिब हैं इसके दबीर अहमद। और अफ़साना का उन्वान है बीच का वर्क, और अफ़साना निगार हैं ज़फ़र उगानवी। और इस किताब की कीमत है तकरीबन 400 रुपये। बहुत ही उम्दा किताब है, और यकीनन ख़ासकर तालिब इल्मों के लिए, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। और इसमें बहुत सारे तज़किया हैं। मैं तज़किया तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अफ़साने पढ़ रहा हूँ। कई अफ़साने मैं पढ़ चुका हूँ और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ अफ़साना बीच का वर्क। उसने अपने 7 मंजिला मकान की छत पर आज पहली बार ये महसूस किया कि वह अपनी बुलंदियों में भी तन्हा है और तन्हाई में भी बेमिसाल है। उसके एक गाल पर फ़ख्र की सुर्खी थी और दूसरे पर कर्ब का पीलापन। वो इस मिले जुले एहसास के साथ छत की उस जानिब आ गया जहाँ से झुककर इमारत के लॉन को देखा जा सकता है। उसने नीचे, बहुत ही नीचे झांका। वहाँ कोई नहीं था, एक सन्नाटा, खामोशी की एक बेमफ़हूम फ़िज़ा। उसने आंखें मलीं, फिर देखा फूलों की क्यारियों में सूरज का पिघला हुआ खून जम चुका था। ज़मीन के होंठों पर पपड़ियाँ जम चुकी थी। मरकज़ी फाटक के दोनों तरफ पाम के 2 लंबे सिडोल पेड़ जाने कब से संतरी बने खड़े थे और झुलस रहे थे कि अब उनकी शाखें सूख सूख कर किसी कोढ़ी के हाथ की उंगलियों की तरह गिरती रही थी, और अब ठुंठ हाथों से वो एक दूसरे को छू भी नहीं सकते थे। हल्क में कांटे पड़ चुके थे और अब वो एक दूसरे को पूछ भी नहीं सकते थे। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं बचा था, और अब वो अपने साथी को देख भी नहीं सकते थे। और फाटक कुछ यूं बंद था, कुछ यूं खुला था, जैसे अभी अभी कोई आया है, जैसे अभी अभी कोई गया है। इतने में गर्द आलूद हवा का एक झोंका आया और उसकी आंखों में घुस गया। उसने अपनी आंखें मली, फिर वहां से उठकर वो दूसरी सम्त को आ गया। गर्द से अटी हुई आंखों के बावजूद उसने सरेनौ अपने आप को खम किया, गर्दन लांबी की और नीचे, बहुत ही नीचे ताकने लगा। इमारत के अहाते में 4 दीवारी से मिला हुआ पाइन बाग में जाने के लिए रास्ता। उसने अपनी गर्दन सीधी की। अहाते के बाहर सड़क, रास्ते, मुसाफत और शाहराहें जमी पड़ी थीं। कहीं किसी का नक्श कदम नहीं था। ये सब कुछ उसने अपनी उन दोनों आँखों से देखा जिनमें फ़ख्र की चमक के सिवा कभी कोई और चमक पैदा नहीं हुई थी। मगर आज उसके चेहरे से, उसकी आँखों से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद पिघल जाएगा और मुसाफ़तों में तहलील हो जाएगा। फिर उसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। उसके चेहरे का रंग फीका हो रहा था और सूरज के जिस्म में दरारें पड़ चुकी थी। दिन यरकान के असर से जर्द बढ़ चुका था, मगर गर्द का झोंका उसकी आंखों को यहाँ भी पा गया और उसने अपनी आंखें मली और अब उस जानिब आकर खड़ा हो गया जहाँ से झुककर वो तालाब को देख रहा था। उसमें कोई मछली नहीं थी, अगर कुछ था तो सिर्फ बेजान लहरें थी और ताहद नज़र रेगिस्तान, समुंदर और उसका फीका अक्स। फिर धूल उड़ी और उसकी आंखों को चुंधिया गई। वो उठकर
बंद मुंडेर छत की उस तरफ आ गया जो उसके मकान का पिछला हिस्सा था। उसने झुककर देखा, बाएं पाइन बाग झुलस चुका था और सामने जंगल था। खामोश आवाज़ों की एक हैबतनाकी थी जो बढ़ते हुए ऊंचे स्याह पहाड़ों से टकरा रही थी। उसके बाद वो खड़ा हो गया। नए सिरे से उसने चारों समतों को जायज़ा लिया। फिर अपनी आंखें मली और इस झुलसा देने वाली तपिश में भी वो छत के बीचों बीच आकर बैठा रहा, सोचता रहा कि 7वीं मंजिल की छत जिसके ऊपर वो है उसके ऊपर कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? उसी लम्हे उसने ये भी देखा कि आफताब ठटका खड़ा है और उसके सर के ऊपर से गुजरते हुए उसके कदम रुक गए हैं। शुआएं उसको देखकर पीछे की तरफ मुड़ रही हैं। हवा रुकी खड़ी है, गर्द गुबार का दूर दूर पता नहीं और उसकी आंखें बिल्कुल शफाफ हैं। फिर यूँ हुआ कि उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वीराने में 7 मंजिला इमारत कुछ यूँ लग रही थी जैसे यहाँ अब इसके सिवा कोई नहीं आएगा। तन्हाई की गर्मी में इमारत झुलस कर स्याह हो रही थी। साथ ही उसके गालों पर बेइत्मीनानी का साया लहराने लगा था। वो बस वहीं बैठा सोचता रहा कि क्या हो। इतने में उसके चेहरे पर बिजली कूदी, दिल का अक्स यहाँ वहाँ लहराने लगा। उसने दोनों हाथ नुकीली उंगलियाँ अपने चौड़े सीने के बीचों बीच गाड़ दी। उसने एक झटके से दोनों तरफ की पसलियों को अलहदा किया और दाएं हाथ को सीने के अंदर ले जाकर बाएं तरफ से एक सादा कागज़ निकाला। उसके बाद एक पसली निकाली और उसकी बाएं तरफ सीने में डुबोकर सादा कागज़ पर लिखने लगा। लिखता रहा। दोनों सफ़े पर जब वो लिख चुका तो उसने अपने खुले सीने के अंदर से दूसरा सादा वर्क निकाला। जब वो भी दोनों तरफ लिखा जा चुका तो उसने उसको पहले वर्क पर रख दिया। ये सिलसिला चलता रहा। वर्क लिखे जाते रहे, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, 5वां, 6ठा। लिखने के दौरान उसने किसी समत नहीं देखा, बस वो लिखता रहा। वहाँ कोई न था। सूरज खड़ा था, हवा शुद्ध थी, उसके चेहरे पर रोशनी का लतीफ़ इम्तियाज था और वो उन सबसे बेनियाज अपनी पसली को सीने में बाएं तरफ डुबोता और लिखने लगता। बस वो लिखता ही रहा। जब उसके चारों तरफ वर्क ही वर्क हो गए तो उसने अपना हाथ रोका और उचटती हुई निगाह चारों समत डाली। वर्कों की 4 दीवारी इस हद तक ऊंची हो चुकी थी कि अब वो उसमें महबूस होने को था। और जब उसने महसूस किया कि ये 4 दीवारें खुद उसके लिए ज़िंदा बन जाएगी तो उसी वक्त उसने अपनी पसली सीने में अपनी जगह वापस लगा दी। फिर दोनों तरफ के पुसलियों को समेटा और एक दूसरे में पेवस्त कर दी। इस तरह खुद को असली हैयत में वापस लाकर उसने हल्का महसूस किया और चारों तरफ एक नज़र डालते हुए उठ खड़ा हुआ। सूरज अपनी जगह खामोश खड़ा था, वीरानी अपनी जगह बेबस थी। फिर वो छत के किनारे आया। उसने देखा समुंदर सूख चुके थे, पहाड़ पिघल रहे थे, जंगलों में आग लग रही थी। तभी उसकी आंखों के लम्से शुआएं नर्म पड़ गई। सूरज मुरतश हो गया, ज़मीन हरकत में आ गई। उस पर भी जब उसके अंदर ठंडक का एहसास न जाग सका तो उसने एक लंबी सांस खींची। नतीजे में हवाएं सिमटी और एक तूफ़ान की सूरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। तूफ़ान बहुत तेज़ी के साथ आने को था। इस खौफ से कि ये लिखे हुए वर्क कहीं ज़ाया ना हो जाए, उसने जल्दी वर्क समेटने शुरू कर दिए, मगर अंदर खींची हुई तवील सांस का रद्द अमल देखते देखते सामने आ ही गया। और सारे वर्क हाथ में लेते लेते तूफ़ान उसको छू ही गया और दोनों हाथों से जल्दी समेटने की कोशिश के बावजूद एक वर्क दरमियान छोड़कर तूफ़ान के दोष पर चल पड़ा। अब वर्क उड़ते हुए ऊपर उठ रहा था, आगे जा रहा था।
ये देखकर उसने एक लम्हे कुछ सोचा और सारे वर्क वहीं छोड़ छाड़ कर उस एक को हासिल करने के लिए वो बेताब हो गया कि उसके बगैर तसलसल मुमकिन नहीं है। वो उठा और वर्क को ताकते हुए पहले छत पर दौड़ा, लेकिन वर्क के हाथ से बाहर इमारत की पिछली सम ऊपर उठते हुए आगे की तरफ जा रहा था। सीढ़ियों से उतरकर जाने में देर हो सकती थी, उसने सोचा, और 7वीं मंजिल की छत से कूद पड़ा। वर्क हवा के जोश पर जंगल के रुख जा रहा था। अगर वो चाहता तो देखते देखते तूफान से आगे जा सकता था, मगर उसने अपने पैरों को तेज़ रफ्तारी के अमल से बाज रखा कि ख्वाहिशों का अपना वजूद होता। वो हाथ बढ़ाकर हवा के जोश पर से उसको उतार सकता था, लेकिन इख्तियार के मुशाहिदे में उसको इससे भी गुजरना था। इसीलिए वो समुद्रों से गुजरा, पहाड़ों पर चढ़ा, रेगिस्तानों में झुलसा चलता रहा और दौड़ता रहा। आखिरकार उस उड़ते हुए वर्क हवा के साथ चलते चलते ही बेहिम्मत हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उतरने की ठहराई। वो ये देखकर मुस्कुराया कि जंगल की आग ठंडी पड़ चुकी थी और वर्क जलने से बच गया था। सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर उसकी इमारत से करोड़ों दिन के मुसाफत हार के फासले पर उतर गया। वो बिल्कुल महफूज था, उसमें एक नुक्ते की तब्दीली भी नहीं हुई थी। फिर वो पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसने अपनी चुटकियों से उसको उठा लिया। कुछ देर उलट पुलट कर देखता रहा। जब हर तरह से मुतमईन हो गया तो अपने पंजों से सीने की पसलियों को अलग करके उसने एक शिगाफ बनाया और उसको अपने सीने में डालकर पसलियां बराबर कर ली। अब उसके सिवा कुछ नहीं था कि वह अपने मकान की तरफ वापस जाए और देखे कि बकिया वक्त जिन्हें वो छोड़ कर आ गया था किस हाल में हैं। रास्ते भर यही सोचता रहा कि पहुँचते ही वो उन सारे वर्ग को नंबर की जंजीर में जकड़ देगा कि फिर कोई वर्ग इधर उधर न हो, और तरतीब बहुत ही ठोस और मुस्तकिल। जब वह अपने वीरान मकान के फाटक के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि अब तक उसी तरफ बंद है, इसमें कोई दाखिल नहीं हुआ। यहाँ कौन आ सकता है? इस सरगोशी के साथ उसने फाटक खोला। लॉन से होकर पहली मंजिल पर आया। उसने देखा वीरानी में कोई रुकना नहीं पड़ा था। दूसरी, तीसरी और सभी मंजिलें ठीक ठाक थी। 7वीं मंजिल पर जाते हुए उसने निचले जीने को देखकर फैसला किया कि अब छत से वो उस वक्त तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक कि तरतीब का काम मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन ये क्या? उसके चेहरे पर गुस्से की एक वाज़ेह सुर्खी दौड़ गई। मुट्ठियाँ भीज गईं, आँखों में सुख शोले नाचने लगे कि सारे वर्क गायब थे। कोई एक भी यहाँ मौजूद न था। कौन ले जा सकता है? वो तूफान ही सारे वर्क उड़ा ले गया होगा। गुस्से में उसने सूरज को देखा। सूरज पिघल गया। जंगलों में सरे नौ आग लग गई। समुद्र का पानी खौलने लगा। पहाड़ चटकने लगे और तूफान जो पहाड़ों की दूसरी तरफ से कहीं जा रहा था रुक गया। वापस लौटने लगा कि उसको वापस होना ही था। लौटा तो उसके दोष पर एक वर्ग भी मौजूद न था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और सियाह झुलसे जर्रे उसके साथ हाथ बांधे खड़े कांप रहे थे। फिर उसने उन सारे चेहरों को एक शफ़क़त से देखा, गोया उनका जुर्म माफ़ कर दिया गया हो। उसके बाद वो छत के किनारे पर आया, झुककर देखने लगा। सड़कें, शाहराहें, मुसाफतें, हर एक जगह वर्क ही वर्क थे। फिर वो दूसरी समत आया। उसने देखा समुंदर की सतह पर चंद वर्ग तैर रहे थे। पानी ठंडा, शफाफ, सुबुक रफ्तार था। पहाड़ों के नीले शादाब थे, पहाड़ों के टीले शादाब थे, लहलहा रहे थे। जंगल की आग बुझ चुकी थी और वर्ग चारों ही ओर फैल चुके थे। लेकिन उसके अपने मकान के हाथे में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। कोई वक्त यहाँ नहीं था और पाम के दोनों पेड़ कोढ़ी संतरियों की तरह अब भी एक दूसरे के गम को समझने की कोशिश में मसरूफ़ थे। सूरज का लहू अब तक लॉन की क्यारियों में जमा पड़ा था। होंठों पर
पपड़ियाँ थीं और फाटक अब भी कुछ यूँ बंद था, कुछ यूँ खुला था, जैसे अभी अभी कोई आया है, जैसे अभी अभी कोई गया है। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ की उंगलियों से पसलियों को अलग करके सीने का जोड़ खोला और मुज़फ़्फ़र से उस वर्क को निकाला जो अपने साथियों से बिछड़ गया था, जिससे हाल और मुस्तक़बल के सारे इलाके टूट गए थे। बहुत ही हसरत के साथ उसको चंद लम्हे में यूं ही तकते रहने के बाद उसने उस वर्क को फाड़ डाला, पुर्जे पुर्जे कर दिए और छत की हर एक सम से सभी पुर्जे उसने हवा में उड़ा दिए। वो उड़ते रहे, कोई शाहराहों पर निकल गया, कोई जंगल की तरफ उड़ गया, कोई उसके मकान के अहाते ही में गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि वो सारे वर्क जो अपने साथी की तलाश में चारों ओर फैल चुके थे, उस मकान के फाटक से बाहर जौक दर जौक खड़े हैं और हर एक कांधा अपने साथी की लाश के एक एक टुकड़े का कर्ब सह रहा है। ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने नीचे आकर फाटक खोला, सारे वर्क अंदर दाखिल होते चले गए। उसने उनके कांधे पर से सारे अज़ा इकट्ठा किए और जोड़ने बैठ गया। और जब सारे पुर्जों को वो जोड़ने में कामयाब हो गया तो उसने पहले वर्क को आवाज़ दी कि तरतीब के काम में अब किसी तरह की देर नहीं होनी चाहिए। उसने देखा सारे वर्क अपनी जगह खड़े हैं, उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। इस बार उसने कदर गुस्से में पहले वर्क को पुकारा, फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ। हर एक अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। तीसरी बार उसने बेइंतहा तैश में हुक्म दिया कि पहला वक्त सामने आए। उसको ये देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि पहले वर्क के नाम पर एक वर्क आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उनमें पहला वर्क कोई नहीं था, आखिरी वर्क कोई नहीं था। फिर उसने उन सबों के जुर्म को माफ़ कर दिया। फिर उसने उन सबों के जुर्म को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफ़साना सुन रहे थे। अफ़साना निगार थे जनाब ज़फ़र उगानवी और मान था बीच का वक्त। और ये मैंने अख़ज़ किया है ज़फ़र उगानवी बीच का वक्त के तनाज़ुर में किताब से मुरत्तिब है। इसके जबीर अहमद और कीमत है सिर्फ 500 रुपये। इसमें इस मज़मून पे तज़किया भी लिखा गया है। बीच कवर का तज़किया किया है प्रोफेसर जमील अख्तर मुहिब्बी और साथ ही साथ इसका तज़किया किया है बीच कवर का डॉक्टर ख्वाजा नसीम अख्तर, डॉक्टर ख्वाजा नसीम अख्तर। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफ़साना सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह अफ़साना यकीनन पसंद आया होगा। ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यह अफ़साना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे तज़किया हैं जो उनके लिए यकीनन मददगार साबित होंगे। और अदबी दुनिया में एक ऐसा इजाफ़ा है ये कि आप बग़ैर किताब ख़रीदे, बग़ैर पढ़े आप रह नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस किताब को ख़रीदेंगे। जी हाँ, किताब का नाम है ज़फ़र उगानवी बीच कवर के तराजुम में मुरत्तिब है जबीर अहमद। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।